हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेट कांस्टेंट के कैसे वेरी कर रहा था विथ टेम्परेचर एंड विथ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब अरहेनियस इक्वेशन लिखना सीखते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप रिएक्शन। ओके, लेट्स राइट Arrhenius equation for complex reaction or multi-step reaction. Okay, Arrhenius equation for complex or multi-step reaction. तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंसीडर करते हैं फॉर लेट्स कंसीडर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन A2 प्लस B2। ठीक है, इससे बन रहा है 2AB, 2 टाइम्स ऑफ AB। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंसीडर किया। अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इस कॉम्प्लेक्स अब फिर से दूसरा कंसीडर करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये 3 डिफरेंट स्टेप्स में और 3 डिफरेंट वे में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यहां लिख देते हैं, लेट्स राइट इट इज हैविंग 3 स्टेप्स। ओके, तो पहला स्टेप है A2 से बन रहा है 2A। दूसरा स्टेप में A प्लस B2 का रिएक्शन हो रहा है तो बना रहा है AB2। ओके, एंड लास्ट थर्ड स्टेप में AB2 दिस रिएक्ट्स विथ A टू फॉर्म द प्रोडक्ट 2AB। ओके, तो ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्टेप्स है ये। तो अब क्या होता है कि अरहेनियस इक्वेशन जो है दैट इज K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाय RT। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हर एक स्टेप के लिए हम डिफाइन करेंगे रेट कांस्टेंट K1 फॉर दिस स्टेप, K1 फॉर दिस स्टेप, K2 फॉर दिस स्टेप, K3। ओके, अब K1, K2, K3 डिस्क्राइब कर रहे हैं फॉर ईच स्टेप। तो हर एक स्टेप का अपना प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होगा। हर एक स्टेप के लिए इस रिएक्शन को कराने के लिए इसका एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इसको कराने के लिए इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ओके, तो लेट्स राइट K1 A1 दिस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज फॉर दिस स्टेप e raised to the power minus EA1 upon RT. Okay, for K2 we can write A2 e raised to the power minus EA2 upon RT. For K3 we can write A3 e raised to the power minus EA3 by RT. Okay, so this K1, K2, K3 are for each steps of this complex reaction. नाउ फॉर दिस अब हमको क्या डिस्क्राइब करना है, ये तो हर एक स्टेप का डिस्क्राइब किया। इस रिएक्शन का अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो फॉर दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिस इज फॉर स्टेप्स, दिस K1 K2 आर दिस K1 K2 K3 आर फॉर ईच स्टेप। नाउ वी हैव टू डिफाइन K ओवरऑल K ओवरऑल क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। जैसे हम लिखते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम मेथड में जब इक्विलिब्रियम मेथड के थ्रू ऑर्डर डिफाइन कर रहे थे तो वहां पे K1 आ रहा था, K2 आ रहा था, उसको कंसीडर करके लिख दे रहे थे K डैश, K इफेक्टिव। उसी तरीके से K1, K2, K3 को कंसीडर करते हुए लिखा K ओवरऑल।
ओके, इट इज इक्वल टू ए ओवरऑल मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू द पावर माइनस ओवरऑल जितना एक्टिवेशन एनर्जी यूज हुआ, ओवरऑल जितना एक्टिवेशन में एनर्जी यूज हुआ, दैट इज ई ए ओवरऑल डिवाइडेड बाय आर टी। ओके, ये हो गया, ये अरेनियस इक्वेशन हुआ, ये दिस रिप्रेजेंट रेट कांस्टेंट रिलेशन विथ ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या किया, तो हर एक सिंगल स्टेप का रेट कांस्टेंट लिखा, हर एक सिंगल स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी अलग होगा क्योंकि रिएक्शन अलग है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन के लिए, ओवरऑल जो ये रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स, इसका एक्टिव रेट कांस्टेंट लिखेंगे तो लिखेंगे के ओवरऑल ए ओवरऑल ई रेज टू द पावर माइनस ई ए ओवरऑल बाय आर टी। ओके, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसको इरेज करते हैं पहले, लेट्स इरेज दिस। कह दिया अगेन कह दिया कि अगेन वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, A2 प्लस B2 से बन रहा है 2AB। इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, अब बताया कि K ओवरऑल की जो वैल्यू है, K ओवरऑल की जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है K1 K2 K3 की पावर हाफ, इसको माना K ओवरऑल के इक्वल। ओके, अब हमें पूछ रहा है, अब हमको पूछ रहा है ई ए एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल का वैल्यू बताना है, ठीक है। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू बताना है, के ओवरऑल गिवन है। ओके, के ओवरऑल गिवन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये K1 K2 K3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हर एक एलिमेंट्री स्टेप का, हर एक एलिमेंट्री स्टेप ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है ना। तो अब K1 के लिए क्या लिख सकते हो, K1 के लिए लिख सकते हैं A1 e रेज टू द पावर माइनस EA1 दिस EA1 अपॉन RT। फॉर K2 what we can write, K2 it is equal to A2 e raised to the power minus EA2 upon RT. Okay, for K3 we can write A3 e raised to the power minus EA3 by RT। अब इन सब का जो वैल्यू आया K1 K2 K3, इस वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में रखना होगा। ओके, लेट्स put this K overall is equal to K1 का वैल्यू लिखो पहले, A1 e raised to the power minus EA1 upon RT। अब K2 का वैल्यू लिखेंगे, A2 e raised to the power minus EA by RT। और पूछ रहा है A ओवरऑल का भी वैल्यू बताना है, इसमें एक और पूछा था A ओवरऑल। ओके, तो अब A3 e रेज टू द पावर माइनस EA3 अपॉन RT, इन सब का पावर हाफ। बहुत इजी चीज है ये, बस जस्ट रीअरेंज करना है। अब क्या किया, A1 A2 A3 को कॉमन लिया, मतलब एक ब्रैकेट में करके लिखा A1 A2 A3। यहां भी A1 की पावर हाफ है, A2 की पावर हाफ है, इस A3 की पावर हाफ है, तो ओवरऑल A1 A2 A3 की पावर हाफ कर दिया, डॉट। अब इस ब्रैकेट में लिया E वाला टर्म, है ना, E वाला टर्म ले रहे हैं, दिस E टर्म। ओके, E वाला टर्म ले रहे हैं यहाँ पे,
ये ई टर्म, ये अब ई वाला टर्म को इस ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ओके, तो अब देखो ई की पावर माइनस ई ए है, यहाँ पे ई ए 2 है, ई की पावर माइनस ई ए 3 है, तो क्या लिख सकते हैं माइनस ई ए 1 माइनस, बेस सेम है ई है, माइनस ई ए 2 माइनस ई ए 3 अपॉन आर टी, और हाफ है तो हाफ इस चीज, लेट्स राइट हाफ फर्स्ट। ओके, नाउ लेट्स इन नेक्स्ट स्टेप, अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ए ओवरऑल। ओके, के ओवरऑल है K1 K2 K3 की पावर हाफ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा A1 A2 A3 की पावर हाफ। लिखते हैं ना, K ओवरऑल इज इक्वल टू A ओवरऑल e रेज टू द पावर माइनस ई ए ओवरऑल बाय आर टी। तो हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, इन सब वैल्यू को पुट करके। नाउ अब यहां पे से माइनस 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 अगर कॉमन ले लेगा तो क्या बचेगा A1 A2 A3 की पावर हाफ, और यहाँ हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है किसके, इस पावर के साथ। ठीक है, तो लिखो e रेज टू द पावर माइनस ई ए 1 प्लस ई ए 2 प्लस ई ए 3 बाय 2RT। अब बस इससे कंपेयर कर लेना, तो A ओवरऑल के, ये क्या लिख रहे हैं के ओवरऑल, के ओवरऑल किसके बराबर है, इसके बराबर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा A ओवरऑल, A ओवरऑल की वैल्यू क्या आई A1 मल्टीप्लाई बाय A2 मल्टीप्लाई बाय A3 की पावर हाफ, और E ओवरऑल यहां पे क्या है ई माइनस ई ए ओवरऑल बाय आर टी। इससे कंपेयर करेंगे तो आर टी के अलावा जो भी टर्म होगा वो ई ए ओवरऑल होगा। यहाँ पे आर टी के अलावा ये टर्म है, ये पूरा टर्म हो गया ई ए ओवरऑल, ई ए 1 प्लस ई ए 2 प्लस ई ए 3 बाय 2। अब इस EA1, EA2, EA3 का वैल्यू गिवन होगा, उस वैल्यू से कैलकुलेट करा के मैग्नीट्यूड पूछ सकता है इस EA ओवरऑल का। ओके, K ओवरऑल गिवन था, हर एक K1 K2 K3 का वैल्यू रखा, ठीक है, उसके बाद रीअरेंज किया इस पूरे टर्म को, तो क्या आया A1 A2 A3 की पावर हाफ। ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा होगा A ओवरऑल, ठीक है। उसी तरीके से ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा होगा इतना ई ए ओवरऑल, तो ये आया। अब इसको करने का एक ट्रिक है, दैट ट्रिक इज, लेट्स डिस्कस द ट्रिक। ओके, फॉर ई ए ओवरऑल ओनली। ए ओवरऑल अगर बोले कैलकुलेट करने के लिए तो पूरा ये करना पड़ेगा। ओके, लेट्स डिस्कस द ट्रिक। यहाँ पे ये इस मेथड से जो रिजल्ट आया वो लिखे रहने देते हैं, ठीक है। ट्रिक से देखते हैं अब। यहाँ लिखते हैं ट्रिक फॉर ई ए ओवरऑल, पूरा ही लिख लो, ओवरऑल ओनली। तो ई ओवरऑल ओनली के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये के ओवरऑल का वैल्यू दिया होगा, के ओवरऑल का जो वैल्यू गिवन होगा उसमें लॉग लेना है बोथ साइड। टेक लॉग, कौन सा लॉग लेना है, बेस 10 वाला लॉग लेना है। टेक लॉग बेस 10 वाला बोथ साइड्स। तो लॉग लोगे तो लॉग के ओवरऑल, ओ आर का मतलब ओवरऑल, ओके, इट विल बी इक्वल टू लॉग K1 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय K3
और ये हाफ है पावर में, तो हाफ बाहर आ जाएगा। नाउ सेपरेट दिस, लॉग ए मल्टीप्लाई बी को लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। ओके, तो लेट्स राइट हाफ ऑफ लॉग k1 प्लस लॉग k2 प्लस लॉग k3, इधर लॉग k ओवरऑल। नाउ ये रिजल्ट आया लॉग लेकर के। नाउ रिप्लेस लॉग विथ log k विथ EA। अब जितना log k है इसको EA से रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करेंगे, तो देखो यहां log k ओवर है ऑल है, तो log k को रिप्लेस करने के लिए किससे बोला है, EA से। तो बस EA ओवरऑल लिखो यहां, इस log k ओवरऑल की जगह E ओवरऑल इट इज इक्वल टू हाफ, इसके जगह EA1 लिखेंगे, इसके जगह EA2 लिखेंगे, इसके जगह EA3 लिखेंगे। EA1 प्लस EA2 प्लस EA3। ठीक है, ये हो गया फाइनल रिजल्ट। किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, बोथ आर इक्वल है ना। EA1 EA2 EA3 डिवाइडेड बाय 2, EA1 EA2 EA3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक है, तो ट्रिक क्या किया, दोनों साइड लॉग लिया, बेस 10 का लॉग लिया, लॉग उस लॉग को रिप्लेस किया ई एक्टिवेशन एनर्जी से। ठीक है, तो ये रिजल्ट आया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस ट्रिक इज ओनली फॉर ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए। अरहेनियस फैक्टर सॉरी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अगर निकालना है, ओवरऑल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अगर निकालना है तो इसमें वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन, तो समझ में आएगा। इरेज दिस। क्वेश्चन है कि कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैविंग 3 स्टेप। तो 3 स्टेप होगा तो उसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा K1 K2 K3। उसका K ओवरऑल गिवन है, K ओवरऑल पूरा ही लिख लो, K ओवरऑल इज इक्वल टू अंडर रूट K1 K3 K2। ये आया उसके के ओवरऑल का वैल्यू। अब पूछा है, अब बताना है EA ओवरऑल, EA ओवरऑल का वैल्यू बताओ। ओके, गिवन है कि एक्टिवेशन एनर्जी 1 की वैल्यू है 60 किलो जूल पर मोल। ओके, EA2 का वैल्यू गिवन है 3030, अगेन यूनिट सेम किलो जूल पर मोल। EA3 गिवन है 10, अगेन यूनिट इज सेम किलो जूल पर मोल। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन ट्रिक पहले सॉल्व करते हैं इस साइड। लेट्स सॉल्व यूजिंग बोथ मेथड्स, पहले कॉमन मेथड उसके बाद ट्रिक वाला मेथड। तो K ओवरऑल है, तो सबसे पहले कैसे लिखोगे, K ओवरऑल। ओके, ये अंडर रूट का मतलब वैल्यू K1 K3 K2 की पावर हाफ है। ओके, तो पावर हाफ लिखा है यहां, डिवाइड K1 की जगह क्या लिख सकते हो, A1 e रेज टू द पावर माइनस EA1 बाय RT। ओके, K3 की जगह लिख सकते हैं A3 e रेज टू द पावर माइनस EA3 बाय RT। K2 की जगह लिख सकते हैं A2 डॉट e रेज टू द पावर माइनस EA2 बाय RT। ओके, अब A1 A3 A2 को सेपरेट कर लो, A1 A3 A2 की पावर हाफ
यानी ये रिप्रेजेंट किया ए ओवरऑल को, ये रिप्रेजेंट किया ए ओवरऑल को। अब A1 A2 A3 का वैल्यू दिया होगा और ए ओवरऑल का मैग्नीट्यूड पूछा होगा, तो A1 को यहाँ A1 का वैल्यू रखेंगे, A3 का वैल्यू रखेंगे, A2 का वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करके ए ओवरऑल बता देंगे। नाउ अब E वाला टर्म e रेज टू द पावर माइनस EA1 बाय RT डॉट e रेज टू द पावर माइनस EA3 बाय RT, और इस वाले टर्म को ऊपर लेके गए, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का EA2 बाय RT, इन सब की पावर है हाफ। नाउ अब क्या होगा, बेस सेम है और तो बेस सेम है तो RT, और इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आया यहाँ, ठीक है, माइनस EA1 माइनस EA3 प्लस EA2, है ना। अब माइनस कॉमन लेना है क्योंकि e रेज टू द पावर माइनस EA लिखते हैं ना, तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा बाहर, तो अगेन यहाँ पे a ओवरऑल मल्टीप्लाई, माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं बाहर, तो ये कितना बचेगा EA1, ये कितना बचेगा प्लस EA3, और ये प्लस चेंज किस में हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, EA2 बाय 2, सॉरी यहां लिखते हैं 2RT। ओके, अब हम जनरली लिखते थे K ओवरऑल इज इक्वल टू A ओवरऑल e रेज टू द पावर माइनस EA ओवरऑल बाय RT। तो अभी इसको कंपेयर कर लो इससे, तो माइनस है यहाँ RT है, माइनस है यहाँ RT हो गया, अब बचा E ओवरऑल, तो E ओवरऑल की जगह पे क्या लिखा हुआ है, EA1 EA3 माइनस EA2 बाय 2, यहां से क्या आया, E ओवरऑल की वैल्यू क्या आई, EA1 प्लस EA3 माइनस EA2 बाय 2, ये हो गया वैल्यू। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, रख के कैलकुलेट कर लेंगे, EA ओवरऑल आ जाएगा। ओके, अब करते हैं ट्रिक वाले मेथड से, लॉग लेने वाले मेथड से करते हैं। अब इधर चलाते हैं ट्रिक, TRICK। क्या किया, इस इक्वेशन में लॉग लिया, लॉग बेस 10 लेना है, K ओवरऑल, इसमें भी लॉग लिया, तो हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ बाहर आ जाएगा, लॉग K1 K3 K2। अब हम जानते हैं लॉग A बाई B को लिख सकते हैं लॉग A माइनस लॉग B, और लॉग A मल्टीप्लाई बाई B है तो लिख सकते हैं लॉग A प्लस लॉग B, तो हाफ कॉमन है लॉग K1 प्लस लॉग K3, और ये नीचे है डिवाइड में B मतलब B हुआ, तो माइनस लॉग K2। अब क्या करते हैं, रिप्लेस लॉग K विथ E, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी इसको रिप्लेस करेंगे E से, तो EA ओवरऑल इज इक्वल टू हाफ, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, EA1 से, इसको किसके रिप्लेस करेंगे, EA3 से, एंड दिस विथ EA2, दोनों वैल्यू सेम आ गया। अब इसमें वैल्यू रख लो, गिवन मैग्नीट्यूड रखा, EA1 है 60, EA3 है 10 और EA2 है कितना 30, तो 60 प्लस 10 कितना हो गया 70, 70 माइनस 30 विल बी 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 20 किलो जूल पर मोल। यानी इस जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा उस पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को होने के लिए इतना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और उसके पहले स्टेप को होने के लिए 60 किलो जूल का एनर्जी चाहिए था, दूसरे स्टेप को होने के लिए 30 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए थी, तीसरे स्टेप को होने के लिए 10 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए थी। तो अब इसमें पूछे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो कैसे बता सकते हैं,
जिस स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, जिस स्टेप का ये पहाड़ ज्यादा होगा, पहाड़ ज्यादा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, तो वो स्टेप स्लो स्टेप होगा, और स्लो स्टेप होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें से किसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है? 60 किलो जूल पर मोल हाई है। तो ये वाला जो पहला स्टेप होगा इसका, ये हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो ये था अरेनियस के ओवरऑल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऐसे लिखते हैं और ऐसे इवेल्युएट करते हैं उसको। एक और, वन मोर, वन मोर क्वेश्चन गिवन है के ओवरऑल, के ओवरऑल, ओके OR लिख दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो K1 की पावर गिवन है हाफ, K2 की पावर गिवन है 3/2, K3 की पावर गिवन है 1/5 डिवाइडेड बाय K4 की पावर 2। इतना सारा दे दिया। अब A ओवरऑल निकालने के लिए इंडिविजुअली K1, K2, K3, K4 का वैल्यू पूरा रखना पड़ेगा। अरेनियस इक्वेशन का A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड एक्सपोनेंशियल फैक्टर रखना पड़ेगा फॉर ईच। अब E ओवरऑल निकालना है तो यूज द ट्रिक मेथड, टेक लॉग बेस 10 बोथ साइड्स। तो लॉग K ओवरऑल इज इक्वल टू लॉग, पहले लिख लेते हैं लॉग K1 की पावर हाफ, ओके मल्टीप्लाई में लॉग लिया K2 की पावर 3/2, K3 की पावर 1/5 अपॉन K4 की पावर 2। अब हम जानते हैं, अब वही लॉग वाला फॉर्मूला, लॉग A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू लॉग A प्लस B, लॉग A बाय B इज इक्वल टू लॉग A माइनस लॉग B। तो ये टर्म हो गया A, ये टर्म हो गया B। ठीक है, अब लिखो लॉग K1, ये हाफ है तो हाफ को बाहर ले लिया। अब K2 के लिए क्या लिखेंगे? प्लस, क्योंकि ऊपर है, लॉग K2 3/2 बाहर ले लिया। K3 भी प्लस में लिखेंगे, प्लस 1/5 लॉग K3। K4 नीचे है तो माइनस के साथ आएगा 2 लॉग K4। नाउ रिप्लेस लॉग K विथ E, एक्टिवेशन एनर्जी। तो दैट दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल विल बी इक्वल टू EA1/2 प्लस 3EA2/2 प्लस EA3/5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ फोर्थ एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसका अगर वैल्यू दिया होगा तो वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो ये हो गया ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी के लिए इतना। नाउ अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है रेट कांस्टेंट के वैल्यू को। कैटलिस्ट, सरफेस केमिस्ट्री में हम कैटलिस्ट पढ़ते हैं। 2 टाइप का कैटलिस्ट, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, कैटलिस्ट का फेज और रिएक्टेंट का फेज सेम होता है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, कैटलिस्ट का फेज और
रिएक्टेंट का फेज डिफरेंट होता है, ठीक है। ओके, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ एल्कीन यूजिंग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। और होमोजीनियस का क्या हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। काइनेटिक्स के टर्म में अब देख रहे हैं कैटलिस्ट, वहां पे थ्योरेटिकल डिस्कस किया था, ठीक है। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट accelerates a reaction by ये एक मिनट, that accelerate a reaction but it undergoes no net chemical change, ठीक है। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, पैलेडियम तो इनएक्टिव रहता है, जस्ट वो हाइड्रोजिनेशन करा देता है बस, उसके बाद पैलेडियम का कोई काम नहीं। पैलेडियम का क्या, पैलेडियम किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। एस्टरिफिकेशन में भी H+ पहले आके ऑक्सीजन पे अटैक करता है, कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे, एंड देन लास्ट स्टेप में H+ निकल जाता है। तो इट इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेलरेट द रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन खुद इट अंडरगोज नो नेट केमिकल चेंज, ठीक है। नाउ अब कैसे एक्सेलरेट करता है वो बताते हैं, कैसे एक्सेलरेट करता है। कैटलिस्ट एक्सेलरेट कर रहा है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है, तो क्या कर रहा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी अगर घटा रहा होगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ रहा होगा, रेट कांस्टेंट बढ़ रहा होगा तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ रहा होगा। सो कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बाय providing alternate path, अब देखो कोई भी रिएक्शन मान लेते हैं, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक, ओके। एक्सोथर्मिक अगर माना तो रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ, इनिशियली इतना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए था, इस पाथ से रिएक्शन हो रहा था, इतनी एनर्जी गेन कर रहा था, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, एंड देन ये कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में, ओके। लेट्स राइट दिस एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट होगा ये, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है अल्टरनेट पाथ, कैसे, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया विथ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या काम किया, कैटलिस्ट एक्सेलरेट किया। कैसे एक्सेलरेट किया, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इतनी एनर्जी बच गई, इतना जो एक्स्ट्रा एनर्जी लग रहा था विदाउट कैटलिस्ट वो बच गया, तो रिएक्शन अब फास्ट होगा कंपेरेटिवली, एज विदाउट कैटलिस्ट स्लो हो रहा था, विथ कैटलिस्ट रिएक्शन एक्सेलरेटेड एज कंपेयर टू दिस विदाउट कैटलिस्ट, ओके। तो इसीलिए लिखा कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ। अच्छा, अब दूसरी चीज डिस्कस करते हैं कैटलिस्ट के बारे में। दूसरी चीज डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट,
काइनेटिक टर्म्स, काइनेटिक टर्म्स such as activation energy, rate constant RC, okay, rate of reaction can be altered by catalyst. okay, क्या कह रहा है, जो काइनेटिक टर्म्स है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ द रिएक्शन, कैटलिस्ट सिर्फ इसी को अफेक्ट करेगा। कैसे? जैसे ही कैटलिस्ट यूज हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, रेट बढ़ गई, रेट का कांस्टेंट बढ़ गया, रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। ओके नाउ बट कैटलिस्ट doesn't affect non-kinetic terms। अब नॉन काइनेटिक टर्म्स क्या क्या हो गया? नॉन काइनेटिक्स, और इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो नॉन काइनेटिक टर्म्स और थर्मोडायनेमिक और इक्विलिब्रियम टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस। देखो, कैटलिस्ट यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हुआ, रेट कांस्टेंट चेंज हुआ, लेकिन जो ये डेल्टा एच है ये तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी है। कैटलिस्ट सिर्फ क्या किया, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाया, थर्मोडायनेमिक टर्म चेंज नहीं किया, वो फिक्स ही रहा। इसीलिए कहा डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस। दूसरा, इक्विलिब्रियम टाइम को, इन सब टाइम, सॉरी, इक्विलिब्रियम टर्म को इफेक्ट नहीं करेगा। किसको इफेक्ट कर रहा है? टाइम को डिक्रीज कर दे रहा है कैटलिस्ट, रिएक्शन को फास्ट बना रहा है, सिर्फ टाइम काइनेटिक्स टर्म्स को इफेक्ट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल क्या कह सकते हैं? ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन नेवर बी कन्वर्टेड टू spontaneous reaction by catalyst। कैटलिस्ट जो है वो कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकता। क्यों? तो देखो, वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो डेल्टा जी क्या होता है? फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ग्रेटर देन 0 होता है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी लेस देन 0 होता है। लेकिन कैटलिस्ट क्या कर रहा है? डेल्टा जी को तो अफेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसीलिए लिखा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन नेवर बी कन्वर्टेड टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बाय कैटलिस्ट, क्योंकि ये सब थर्मोडायनेमिक टर्म्स हो गया। ओके, और इक्विलिब्रियम टर्म को कैसे नहीं अफेक्ट करता है? तो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया मैं। इक्विलिब्रियम पे सिर्फ क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जितना आगे जा रहा होगा उतना ही बैक जा रहा होगा, यानी सिर्फ रेट को अफेक्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम को नहीं अफेक्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम टाइम को अफेक्ट कर रहा है, टाइम टू रीच द इक्विलिब्रियम उसको इंक्रीज कर सकता है बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो ये हो गया कैटलिस्ट के बारे में। अब पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन। That question, let's write the question.
इसको भी इरेज कर दो। क्वेश्चन कह रहा है कि एट 27 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस in presence of catalyst at 27 degree Celsius in presence of catalyst, activation energy EA is lowered by 10 kilojoule per mole. It is lowered by 10 kilojoule per mole. Okay. अब पूछ रहा है द लॉग रेशियो ऑफ के कैटेलाइज्ड डिवाइडेड बाय के अनकैटेलाइज्ड। इसका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गया बाय 10 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा था, तो विदाउट कैटलिस्ट इतनी एक्टिवेशन एनर्जी थी, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लगा होगा। यूसी का रिप्रेजेंट कर रहा है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, और डब्ल्यूसी विदाउट कैटलिस्ट, डब्ल्यूसी रिप्रेजेंट विदाउट कैटलिस्ट हियर। ओके, विथ कैटलिस्ट इतना एक्टिवेशन एनर्जी लगा होगा। लोअर हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो गया EA कैटलिस्ट, EA कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। इसको C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको UC से, तो यहां भी UC लिख लेते हैं, UC एंड दिस इज C, ठीक है। तो ये बात क्या हुआ, विथ कैटलिस्ट डिक्रीज हो गया, और गिवन क्या है, लोअर्ड, यानी चेंज गिवन है। ये जो चेंज आया दैट इज E अनकैटलाइज्ड माइनस E कैटलाइज्ड, इसके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 10 किलो जूल पर मोल, है ना। इनिशियली कितना था, इतना था। E अनकैटलाइज्ड है कितना, ये आया, ये दिया हुआ है EAC, तो EUC माइनस EAC करेंगे तो इतना पार्ट आएगा। ओके, तो ये चीज गिवन है। नाउ अब K की वैल्यू लिखो, K फॉर कैटलाइज्ड क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन सेम है तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम होगा, ठीक है। E रेज टू द पावर E, पहले कैटलाइज्ड वाले लिख रहे तो E एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड डिवाइडेड बाय RT, ठीक है। डिवाइड करेंगे E UC अनकैटलाइज्ड, डिवाइड करेंगे A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम इसलिए है क्योंकि रिएक्शन सेम है। कोई एक रिएक्शन हो रहा होगा A to P, इसी रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर डिफरेंट होता तो वो पर्टिकुलरली स्टेट करता कि A1 इज इक्वल टू X टाइम्स ऑफ A2, ऐसे कुछ बताता, लेकिन नहीं अगर बताया है तो कंसीडर करना है सेम, ठीक है। E रेज टू द पावर माइनस EA फॉर अनकैटलाइज्ड डिवाइडेड बाय RT। अब इस A से A कैंसिल हो गया। नाउ इस लोअर जो न्यूमरेटर में इसको, सॉरी जो डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो क्या वैल्यू होगा, E रेज टू द पावर माइनस EAC बाय RT डॉट E रेज टू द पावर प्लस हो जाएगा ये टर्म EA अनकैटलाइज्ड बाय RT। बेस सेम है, अब दोनों को ऐड एक करके लिखा, E रेज टू द पावर डिवाइडेड बाय RT। नाउ ये प्लस है तो आगे आ जाएगा EA अनकैटलाइज्ड माइनस, ये माइनस में है तो EA कैटलाइज्ड, और इसी चीज का वैल्यू दिया हुआ है, इस चीज का ही वैल्यू दिया हुआ है, E अनकैटलाइज्ड माइनस E कैटलाइज्ड 10 किलो जूल पर मोल, है ना। तो क्या लिखोगे, E रेज टू द पावर 10 किलो जूल पर मोल बाय RT। अब पूछा क्या है, इसकी वैल्यू नहीं पूछी है, लॉग लेना है दोनों साइड। तो पहले ये किसका वैल्यू आया, K कैटलाइज्ड बाय K अनकैटलाइज्ड,
अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, तो लॉग यहां लिख रहे हैं लॉग, पहले तो लॉग लेंगे तो पहले तो ln लेना पड़ेगा, ln, और पूछा किसमें, लॉग बेस 10 में पूछा है। ओके, तो पहले ln लिया, ln kc बाय k अनकैटलाइज्ड इज इक्वल टू ln बेस e है, यहाँ पे भी बेस e है, ये भी e है, 10 किलो जूल पर मोल बाय RT। अब बेस e है और यहाँ पे भी e है, तो ये 1 हो जाएगा, तो दैट इज 10 किलो जूल पर मोल अपॉन RT। अब इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई, 2.303 लॉग बेस 10 kc के अनकैटलाइज्ड, इस 2.303 को यहां भेज दो नीचे, तो किसका वैल्यू आएगा, लॉग kc बाय k अनकैटलाइज्ड, इट विल बी इक्वल टू 10 किलो है, किलो को कन्वर्ट करेंगे 10 की 1000 आ जाएगा जूल पर मोल। नाउ आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन आएगा, 300 केल्विन, और ये 2.303 एक्स्ट्रा। ओके, अब यूनिट कैंसिल करना है पहले, तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से ये केल्विन कैंसिल हो जाएगा, इस मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यूनिटलेस हो गया, सही है। लॉग का वैल्यू एक डिजिट आता है, एक नंबर आता है, यूनिटलेस। अब इसको कैलकुलेट अगर करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 1.736। किसका वैल्यू आया, इस लॉग kc बाय kuc, यही पूछा है ना, लॉग रेशियो ऑफ दिस, ये वैल्यू आ गया, ये क्वेश्चन था। ओके, नाउ लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और, erase this fast। क्वेश्चन है कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, A to P एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अच्छा, इसका स्टेप्स गिवन है, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्टेप्स गिवन है कि A से पहले B बन रहा है, देन B से C बन रहा है, देन C से D बन रहा है। ओके, और बता दिया कि ये स्टेप जो है, दिस स्टेप इज स्लो, दिस स्टेप इज फास्ट, एंड दिस स्टेप इज ऑल्सो फास्ट। ओके, सेकेंड और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये स्लो है, इसके साथ साथ इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका जो डेल्टा एच है ये निगेटिव है, इसका जो डेल्टा एच है ये है निगेटिव। ओके, अब डायग्राम दिया हुआ है, बताना है कि डायग्राम कौन सा सही है। इधर एनर्जी है, इधर रिएक्शन का प्रोग्रेस गिवन है, प्रोग्रेस इनिशियली A is here and D is here, but पहले A से B बना, this is B, this is C, and then C to D बन गया। ऑप्शन B इज मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो देखो मल्टी स्टेप भी हो रहा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन रहता है तो डायरेक्ट रिएक्शन से प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन मल्टी स्टेप है तो मल्टीपल ये एक्टिवेशन एनर्जी का प्रोफाइल है इसमें। नेक्स्ट इज ए एंड डी, सॉरी ए टू डी बन रहा है, ए टू डी है ना, डी, तो पहले है यहां से गया बी बना,
उसके बाद C बना, उसके बाद बन रहा है D, और इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। यहाँ ऑप्शन नंबर C है। सारे ग्राफ में एनर्जी ऑन वाई एक्सिस एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट ऑन दिस एक्सिस। A टू B बनाया, एंड देन B टू C बनाया, देन C टू D बन रहा है। अब इसमें से टिक करना है कि कौन सा ग्राफ, विच डायग्राम रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म। ओके, तो सबसे पहले देखो A से B एक स्लो स्टेप है और इसका डेल्टा H होना चाहिए पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होना चाहिए देन रिएक्टेंट। तो यानी B का एनर्जी ऑफ B विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ A। किसमें है? यहाँ पे B की एनर्जी ज्यादा है A से, यहाँ भी B की एनर्जी ज्यादा है A से, यहाँ भी B की एनर्जी है ज्यादा A से। तो इससे, और दूसरा बोला है ये स्लो, यानी A टू B बनने का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है। तो इससे तो इस वाले स्टेप से कोई मैच नहीं किया, किसी को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। अब B टू C में देखेंगे, फास्ट है, डेल्टा H निगेटिव है। डेल्टा H निगेटिव का मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो रहा है देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो एनर्जी ऑफ B ज्यादा होगा, एनर्जी ऑफ B, रिएक्टेंट है B, एनर्जी ऑफ B विल बी मोर देन एनर्जी ऑफ C। ओके, तो अब यहां से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ B की एनर्जी कम है, होना चाहिए था ज्यादा, C की एनर्जी ज्यादा दिया तो ये कट गया। दूसरा, यहां भी B की एनर्जी ज्यादा है, B की एनर्जी कम है, होना चाहिए था ज्यादा, और C का ज्यादा है तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब यहां देखोगे तो B का ज्यादा है, C का कम है, ठीक है। तो अब सारा ऑप्शन कट गया तो बचा B। और तीसरे स्टेप से भी देखोगे और ये क्या कह रहा है, फास्ट है, इसके रिस्पेक्ट में फास्ट है। तो यहां से यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है और यहां से यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ये भी मैच कर गया। नेक्स्ट, ये भी निगेटिव है, तो रिएक्टेंट का ज्यादा होना चाहिए, यानी C का ज्यादा होना चाहिए देन D, विच इज करेक्ट। ठीक है, तो ये भी मैच कर गया, तो यानी ऑप्शन बी। ओके, ऐसे करके सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, लेट्स राइट द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वी विल सॉल्व। ओके, तो लेट्स सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ दिया हुआ है बिटवीन log k वर्सेस 1/2 के बीच। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि कंपेयर करना पड़ेगा इसमें स्लोप के थ्रू, एंड देन बताना पड़ेगा कि किस लाइन के अकॉर्डिंग, किस स्लोप के अकॉर्डिंग कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब log k वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ है, तो क्या लिखेंगे, log k क्या लिख सकते हैं, log a, log वाला टर्म ले रहे हैं तो माइनस EA अपॉन log ले रहे हैं तो यहाँ पे 2.303 लिखते हैं, R वर्सेस 1/t। ओके, तो स्लोप क्या हुआ, स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA बाय 2.303 R। ठीक है, अब स्लोप का सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर देखोगे, स्लोप का सिर्फ मैग्नीट्यूड, निगेटिव साइन छोड़ दो, तो किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ EA डिवाइडेड बाय 2.303 R। ठीक है, अब जितना ज्यादा स्लोप का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसमें है, सबसे ज्यादा स्लोप, ऐसा मतलब है स्लोप किसमें सबसे ज्यादा है, इन तीनों लाइंस में से। तो 2 में सबसे ज्यादा स्लोप है, ऐसा है, एकदम नियर टू स्ट्रेट है, ऐसा है। तो 2 का स्लोप ज्यादा है तो 2 का एक्टिवेशन एनर्जी
सबसे आगे लिखेंगे EA2। उसके बाद स्लोप किसमें ज्यादा है? इसके बाद स्लोप 3 या 1 में से 1 में ज्यादा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? 1 का। देन किसमें ज्यादा है? देन बचा 3, तो 3 का। ये ऑर्डर हो गया एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। ओके, अब सॉल्व करते हैं 2। दूसरा, इसमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो पहला है अरेनियस इक्वेशन होल्ड ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसा है क्या? नहीं। अरेनियस इक्वेशन फॉर कॉम्प्लेक्स का भी पढ़ा, जिसमें है ना, जिसमें ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकाला, ओवरऑल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकाला। तो अरेनियस इक्वेशन होल्ड ट्रू ये फॉर एलिमेंट्री, दिस इज रॉन्ग। अब बोल रहा है यूनिट ऑफ के इज सेम एज ए इन अरेनियस इक्वेशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि k इज इक्वल टू ए लिखते हैं e रेज टू द पावर माइनस EA/RT। ये तो एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक नंबर है। e की पावर कुछ भी वैल्यू आया होगा इसका, ये एक नंबर देगा। तो बराबर दोनों साइड डायमेंशन को इक्वल करने के लिए जो k का यूनिट होगा वही यूनिट होगा a का भी, तो b सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स फास्टर रिएक्शन। ये भी सही है। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कम पहाड़ कम। हायर एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स ज्यादा पहाड़ का मतलब धीरे धीरे पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। स्लो पहाड़, कम पहाड़ होगा, कम हाइट का पहाड़ होगा तो जल्दी चढ़ जाएंगे। तो फास्टर एनर्जी यस, फास्टर रिएक्शन यस। नेक्स्ट बोल रहा है A and EA used in Arrhenius equation, this A and EA depend on temperature। तो ये नहीं हो सकता, नो। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता है। दूसरा, एक्टिवेशन एनर्जी है। टेम्परेचर बढ़ाने से, मान लिया ये एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव है, इसका एक वैल्यू है, मान लिया 10 किलो जूल पर मोल, यानी इतना एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा उस रिएक्शन को, तभी रिएक्शन होगा। अब टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, तो रिएक्शन जल्दी होगा। रिएक्शन जल्दी होगा मतलब इस 10 किलो जूल पर मोल वाले वैल्यू को जल्दी अचीव करेगा रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। उस 0 किलो जूल, मान लिया इनिशियली 0 किलो जूल पर मोल जब रिएक्शन नहीं हो रहा था तो था। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। क्यों स्पीड बढ़ेगा? क्योंकि ये 0 से 10 किलो जूल जल्दी अचीव कर लेगा, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, रिएक्शन का स्पीड चेंज हो रहा है। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, नो। नेक्स्ट क्या आ रहा है? ये है फैक्टर। दिस फैक्टर रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी लेस देन EA। तो ये ऑप्शन है गलत। अब डिस्कस करते हैं कैसे। ये क्या बोल रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसका काइनेटिक एनर्जी लेस देन होगा एक्टिवेशन एनर्जी से। A और B आके रिएक्ट कर रहा है, कोलाइड कर रहा है तो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो A और B को पास आने के लिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा ही होना चाहिए ना। ज्यादा होगा तभी वो एक दूसरे से कोलाइड करेगा, तभी वो इफेक्टिव कोलिजन होगा। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से या तो बराबर होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगा तभी तो रिएक्शन होगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी या तो इक्वल होगा या तो ज्यादा होगा एक्टिवेशन एनर्जी से, तभी वो इफेक्टिवली कोलाइड करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो लोअर नहीं होगा। कहां लिखा है? यहाँ लेस लिखा है, यहाँ ये लोअर नहीं होगा। ठीक है, तो F। नेक्स्ट है इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट में पढ़ते हैं। K2 by K1 का रेशियो, इट इज K2 and K1 आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन।
तो कितना रेट कितने से बढ़ता है, नियरली डबल हो जाता है। तो ये सही है। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट जी, ये क्या कह रहा है, जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन हो गया आर टी से, तो ए आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ई और ए डिपेंड ही नहीं करता है टेम्परेचर पे। तो ये भी एक गलत हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।